पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के पास वो डीमन आ चुका था जो उसके पास आने के बाद उसे एक ऑफर देता है कि उसके एंसेस्टर ने एक जगह ढूंढ कर रखी है, अगर वहां पर वांग उसके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, वहां पर और अच्छे अच्छे ट्रेजर भी मिलेंगे। उसने एक और तीसरे बंदे से बात करके रखी है कि वो भी डीमन के साथ टीम में शामिल है, अगर वांग जाए तो वो तीनों साथ में हो जाएंगे उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर जाने का जेड उस डीमन को मिला था। वांग अभी तो इसके लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद उसके पास जो भी सेलेस्टियल ट्रेजर मिले थे उन्हें चेक कर रहा होता है, उनमें से उसे एक जेड मिला था जिसके अंदर थोड़ी सी पावर डालने के बाद ही वांग उसी जेड वाले वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच जाता है। वांग को कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कैसी जगह है, वो यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जैसे ही वहां पर आया था उसके सामने एक बंदा आता है, उसका नाम तियानबाओ था। तियानबाओ वांग से कहता है कि जो जेड तुम्हारे हाथ में मिला है ना, उस जेड का नाम है गॉड स्लेइंग चैरियट। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई थी गॉड स्लेइंग चैरियट को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मुझे मिला, लेकिन मैं वहां तक के पहुंचने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। उससे पहले मेरी जान चली गई, तो मैंने अपनी सारी जानकारी गॉड स्लेइंग चैरियट से जुड़ी हुई इस जेड के अंदर डाली और इस जेड को ऐसे ही छोड़ दिया इस चीज में कि फ्यूचर में कभी कोई ऐसा बंदा आएगा जिसके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि वो इस जेड को लेगा और इस जेड की मदद से वो गॉड स्लेइंग चैरियट के पास जा पाएगा, जिससे मैं कभी नहीं ले पाया था। कांग्रेचुलेशन यंग मैन, तुम यहाँ पर वही बंदे हो जिसने मेरे गॉड स्लेइंग चैरियट वाले जेड को ढूंढा है, तो जाओ और उसे हासिल कर लो, वो तुम्हारे आगे के सफर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। वांग एकदम हैरान हो चुका था कि गॉड स्लेइंग चैरियट ये तो बड़ा कमाल का ट्रेजर है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये ऐसे ही यहाँ पर इमॉर्टल रैंक के अंदर छोड़ दिया गया। बहुत ही प्योर और काफी ज्यादा हेवनली पावर की चीजों से उसको बनाया गया है। तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गॉड स्लेइंग चैरियट को तो हासिल करके रहूंगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक बार मिलती है, तो इसको हाथ से जाने देना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो वांग जेड की मदद से उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो गॉड स्लेइंग चैरियट वांग को मिलेगा। करीब 10 दिन तक के वांग उस जगह को ढूंढ रहा था, लेकिन वो जगह उसको नहीं मिलती। वांग कहता है कि यार बड़ी अजीब बात है, दालू सेक ने जितने भी फ्रेगमेंट कलेक्ट किए थे ना, मैंने हर एक फ्रेगमेंट को चेक कर दिया, लेकिन किसी भी फ्रेगमेंट के अंदर वो जगह है ही नहीं जहाँ पर मुझे वो गॉड स्लेइंग चैरियट मिलेगा। ये इमॉर्टल रैंक बहुत बड़ी चीज है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर जल्दी कोई नहीं जा सकता। ये स्वॉर्ड सेट वाले भी वहाँ पर नहीं पहुंच पाए होंगे। तभी वांग को सामने दो बंदे दिखाई देते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे। एक से बढ़ एक अटैक वो आमने सामने वाले बंदे के ऊपर करते जा रहे थे। उनमें से एक बंदा था सीमा यून नाम का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो दूसरे वाले बंदे को बहुत मारता है। लेकिन जैसे वो वांग को सामने देखता है, वो वांग से कहता है कि तू साइड हो जा, ये मैटर तेरे से रिलेटेड नहीं है, तो तू बीच में टांग मत अड़ा। दूसरा वाला बंदा वांग से कह रहा था कि ये जो सीमा यून है ना, इसने मेरा एनर्जी क्रिस्टल ले लिया और उसे लेने के बाद ये मुझे जान से मारना चाहता है। लेकिन ये सुनकर सीमा यून भड़क जाता है। वो दूसरे वाले बंदे का गला दबाते हुए कहता है कि ज्यादा मत बोल, वो एनर्जी जेट जो है मैंने तुझसे लिया है ना, उसको बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत मेरी ही लगी थी, तू झूठ झूठ क्या बोलता है। वांग कहता है कि अबे यार ये आपस में फाइट करे, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ वो जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर मुझे गॉड स्लेइंग चैरियट मिलेगा। लेकिन तभी दूसरा वाला बंदा वांग से आकर कहता है कि भाई प्लीज मेरी मदद करना, तू यहाँ पे मेरी मदद करते, तुझे अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरी बाद में मदद कर दूंगा। वांग कहता है अबे जाना, दिमाग मत खराब कर, अपने मैटर में मुझे मत घुसा, मुझे पहले भी बहुत सारे काम करने, तो मैं यहाँ पे मैटर में फंसना नहीं चाहता। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा भड़क जाता है कि तू मेरी मदद नहीं कर रहा ना, तो अब देख मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। तो वो जेड निकालता है और वांग की तरफ ही फेंक देता है ताकि सीमा यून जो है अब वो वांग के साथ भिड़ जाए उस जेड को लेने के लिए। और होता भी ऐसा ही है, सीमा यून अब जेड लेने के लिए वांग की तरफ बढ़ने लग गया था। वांग अपना फ्लैग निकाल के वहाँ पर खड़ा हो जाता है कि मैं भी तो देखूं कि कौन मेरे पास आ सकता है। उसके बाद वो जेड जो था वो सीधा सीमा यून को दे देता है कि भाई तेरा जेड है, तू अपने पास रखो, यहाँ से मुझे जाने दे। इस चीज को देखकर सीमा यून खुश हो जाता है कि अरे वाह ये बंदा तो अच्छा है, इसने आसानी से मुझे जेड दे दिया। वो वांग से कहता है कि मेरा नाम सीमा यून है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ जो तुमने यहाँ पर मुझे जेड लौटा दिया। वैसे मैंने देखा कि तुम यहाँ पर आसपास की चीज को ढूंढ रहे हो सकता है कि तुम सेलेस्टियल एनर्जी ही ढूंढ रहे होगे, लेकिन तुम्हें बता दो कि मैं काफी टाइम से यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सेलेस्टियल एनर्जी नहीं मिली। मेरे ख्याल से यहाँ की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। वांग कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे पास देखा कि तुम्हारे पास ना वो अलग अलग फ्रेगमेंट भी है जो कि इमॉर्टल रैल्म के अलग अलग जगह पर जाए जा सकते हैं उसकी मदद से। मेरे पास भी ना उसी तरह के फ्रेगमेंट के टुकड़े हैं, लेकिन मेरे अलग अलग जगह के जितने भी टुकड़े मेरे पास है ना, मैंने अपनी वाली जगह को एक्सप्लोर कर लिया। तो मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों अदला बदली कर लेते हैं, मैं अपना वाला फ्रेगमेंट तुम्हें दे देता हूँ और तुम्हारा वाला जो है वो मैं ले लूंगा। उसके बाद हम दोनों को नई नई जगह मिल जाएगी वो जगह एक्सप्लोर करने के लिए। क्यों, कैसा लगा ये मेरा ऑफर? वांग सोचा था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने उस दालियो का दिया हुआ जितना भी फ्रेगमेंट था उन सबको तो चेक कर लिया, उसमें मुझे वो जगह नहीं मिली जहाँ से मुझे गॉड स्लेइंग चैरियट मिलेगा, तो क्यों ना मैं सीमा यून का ही ये फ्रेगमेंट ले लेता हूँ, क्या पता इसमें से कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मुझे वो गॉड स्लेइंग चैरियट मिल सकता है। तो दोनों अपना अपना जो रहता है फ्रेगमेंट उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। सीमा यून वांग से ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी हमारी मुलाकात हुई और कभी तुम हमारे प्लेनेट पे आना चाहो ना, तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, मैं
तुम्हारा स्वागत करता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांग सीमा युन का जो दिया हुआ फ्रेगमेंट था उनमें से एक जगह पर आता है। वहाँ पर आने के बाद उसे एक बीस्ट के शेप का माउंटेन दिखाई देता है। उसे देखकर वांग हैरान रह गया। वो कहता है कि शायद यही वो जगह होगी जहाँ से मुझे गॉड स्लेइंग चैरियट मिल सकता है। इसी के बारे में तियान बाओ बता रहा होगा। वांग को अपने सामने एक गेट दिखाई दिया था, तो वो जैसे गेट के पास आता है वो गेट अपने आप ही खुलने लग जाता है। अंदर बहुत बड़ा रास्ता था जिसके अंदर अब वांग को जाना होगा। उस जगह पर बिल्कुल शांति थी, एकदम सन्नाटा होता है। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कुछ तूफान से पहले की शांति है। वांग जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसे हर गेट वहाँ पर खुले हुए दिखाई देते हैं, मानो कि यहाँ पर पहले ही कोई आ चुका है। वो सोल वांग से कह रहा था कि अरे मास्टर, ऐसा लग रहा है कि हमने आने में देरी कर दी, कोई पहले ही यहाँ पर आकर गॉड स्लेइंग चैरियट को ले गया होगा। देखो सब जगह तो खुली हुई है। वांग अपना जो डिवाइन सेंस होता है उसे हर एक दरवाजे के अंदर डाल देता है, ताकि हर दरवाजे के अंदर क्या चीज है और कौन सा खतरा है वो सारी इन्फॉर्मेशन वांग का डिवाइन सेंस उसको लाकर दे देगा। थोड़ी देर तक के वांग का जो डिवाइन सेंस था इधर उधर जगह को एक्सप्लोर करता है और उसके बाद वांग के पास आ जाता है। जिसके बाद वांग ने गॉड स्लेइंग जेड वाला जो था चैरियट का उसे एक्टिवेट कर देता है। उसके अंदर तियान बाओ की आवाज आती है जो वांग से कह रहा था कि अगर तुम्हें गॉड स्लेइंग चैरियट चाहिए ना तो वो इसी जगह के 10वें नंबर के रूम के अंदर मिलेगा। तुमने 9 रूम को तो देख लिया जो सब खुले हुए हैं, लेकिन एक अभी भी बाकी है। वांग कहता है अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो सिर्फ 9 ही गेट हैं और 9 ही यहाँ पर दरवाजे जो कि सब खुले। अब 10वां दरवाजा और 10वां गेट कहाँ से आएगा यहाँ पर जिसके अंदर मैं जा सकूं। तियान बाओ वांग से कहता है कि वो गॉड स्लेइंग चैरियट ना मेरी पूरी लाइफ की मेहनत है, तो क्या मैं उसको ऐसे सामने रख दूं कि जो भी है और खोल के उठा कर लेके चला जाए? ऐसा नहीं है, तुम्हें खुद उसको ढूंढना है, उसके बाद ही वो तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक और जाओ ढूंढो उसको। उसके इतना कहते ही वो जगह पूरी टूटने लग जाती है, हर तरफ एकदम भूकंप जैसा आने लग जाता है। वांग को पता चलता है कि जहाँ पर वो खड़ा था अब वो गुफा के दूसरी जगह पर आ चुका है, यानी कि ये गुफा के जितने भी दरवाजे हैं ना वो आपस में अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसका मतलब कोई एक बार कोई जगह पर घुस भी जाए तो वो रिटर्न आएगा तो उसे मालूम ही नहीं चलेगा कि वो पहले कौन सी जगह पर गया था। लेकिन अभी जहाँ पर वांग गया था अचानक से वो जो जेड होता है वो एक दरवाजे पे जाकर अटक जाता है और जेड के अंदर से जो पावर निकल रही थी वो पावर वहां पर उस दरवाजे को धीरे धीरे करते हुए खोलने लग गई थी। बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लॉक लगा हुआ था लेकिन वो दरवाजा अब खुल चुका था। क्या पता यही वो 10वां रूम हो जिसके अंदर वांग को आना था। वांग के अंदर एंट्री मारते साथ ही वहां की मशाले जलने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये जगह वांग के आने का इंतजार कर रही थी। वांग को अपने सामने 3 बीस्ट के स्टैचू बने हुए दिखाई देते हैं जो कि बहुत बड़े थे। ये तीनों जो बीस्ट थे वो हाई लेवल के डिवाइन बीस्ट होते हैं। वांग देखकर समझ जाता है कि हाँ यही है वो गॉड स्लेइंग चैरियट जिसके बारे में तियान बाओ मुझे बता रहा था और वो मुझे पर लाना चाहता था। लेकिन वांग ने जैसे ही एक कदम क्या बढ़ाया था उस तीनों स्टैचू के अंदर से 3 डिवाइन बीस्ट बाहर निकल कर आ जाते हैं जो वांग के ऊपर हमला करने वाले थे। वो तो वांग के ऊपर अटैक करके उसकी हालत खराब ही कर देते, लेकिन वांग की यहाँ पर किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो सारे के सारे बीस्ट चेन से बंधे हुए थे, तो वांग जहाँ पर खड़ा था वो उसके करीब नहीं आ पाते। लेकिन वो जान पूरी लगा रहे थे ताकि चेन से खुद को आजाद करके वांग को मार डाले। ऐसे बीस्ट को वांग ने इससे पहले कभी देखा तक नहीं था, इतने डेंजरस बीस्ट थे वो। वांग कहता है ये तीन जो बीस्ट है उनकी हाइट थोड़ी कम ज्यादा है। जो सबसे छोटा वाला है ना उसके जो मुंह से जो दहाड़ मार रहा है उसका प्रेशर ही इतना ज्यादा है कि मैं उसको ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा। उसका प्रेशर ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं जो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर गया था वहां का सबसे हाई लेवल का ड्रैगन भी इसकी दहाड़ के सामने न टिक पाए। तो इसमें जो बड़ा वाला बीस्ट है उसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर ये चेन से नहीं बंधे होते तो क्या पता ये लोग मुझे यहाँ पर मार ही दिए होते, क्योंकि इतने हाई लेवल के ये बीस्ट हैं। अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर इनके सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। वांग कहता है मुझे अगर गॉड स्लेइंग चैरियट का इस्तेमाल करना है तो तीनों बीस्ट को अपने कंट्रोल में लेना होगा, जो कि एक हिसाब से इम्पॉसिबल टास्क है। मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की अर्ली स्टेज का पावर का इस्तेमाल करते हुए तो तीनों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत किया हूँ और कोई दूसरा आकर इन ट्रेजर को जो कि बीस्ट है इन्हें ले जाए, इसलिए मैं इन्हें डीप स्लीप में डाल देता हूँ। जब मैं खुद इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं इन बीस्ट को कंट्रोल कर सकूँ ना तो इसके बाद इन लोगों को कंट्रोल करूंगा और गॉड स्लेइंग चैरियट का भी इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अभी तो इनको कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट को डीप स्लीप के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था ताकि ये तीनों बीस्ट यहाँ पर शांत हो जाए। वांग की पावर हर जगह एकदम ज्यादा फैल जाती है और वो पावर जितना भी वो पूरा रूम था उसे अच्छे से कवर कर लेती है। साथ ही साथ वो पावर उस चेन के अंदर भी जा रही थी जिस चेन से वो बीस्ट बंधे होते हैं। इस वजह से वो तीनों के तीनों बीस्ट अब चेन के अंदर वापस जाने लग गए थे। कुछ ही टाइम के अंदर वो तीनों बीस्ट जो बाहर निकल कर आए थे वो अपना अपना उसी जो स्टैचू बना था बीस्ट का उसके अंदर रिटर्न चले जाते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो स्टैचू थे उन्हें छोटा बनाते हुए अपने पास रख लेता है। हाल फिलहाल तो उसको उसने छोटा बना दिया था, लेकिन जब वो चाहे उसको बड़ा कर सकता है और जब के पास इनफ पावर आ जाएगी इनका इस्तेमाल करने की तो वो उनका इस्तेमाल भी करेगा। वांग कहता है गॉड स्लेइंग चैरियट बिल्कुल एक मास्टरपीस है जिसके बारे में कोई जल्दी सोच तक नहीं सकता। बड़ी कमाल की चीज मेरे हाथ में लगी है। जरूरत पड़ने पे जब मैं इसको कंट्रोल करने के लायक हो गया ना तो ये इतना
इतना कमाल का होगा जिसके बारे में मैं खुद नहीं सोच सकता। उन तीनों बीच में जो सबसे छोटा वाला था वांग एक बार सोचता है कि क्या पता मैं इसको ट्राई करूं तो कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए ना ये मेरी बहुत ज्यादा स्पेशल पावर को खाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन नहीं है इसको हाल फिलहाल कंट्रोल करने का। तो मैं इसको भी छोटा बनाकर अपने पास ही रख लेता हूँ, बाद में आराम से इसको कंट्रोल करूंगा। तो वो सबसे छोटे वाले बीस्ट को भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटा बनाता है और अपने पास रख लेता है। वांग कहता है इमॉर्टल रेल्म के अंदर आने के बाद अब तक तो मुझे अच्छी अच्छी चीजें ही मिली है, बहुत ही बढ़िया रहा ये ट्रिप अभी तक के तो मेरा, लेकिन ये सफर इतना इजी भी नहीं था। जहाँ पर जो फ्रेगमेंट टूटा था अगर मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाया होता तो मेरा तो वहां पर मरना बिल्कुल तय था, मैं बच ही नहीं सकता था वहां से। मेरे ख्याल से अब मुझे इमॉर्टल रेल्म से जाना ही है, तो क्यों ना एक बार वो जो डीमन था उसकी भी बात मान ली जाए, क्या पता वहां पर भी और अच्छे ट्रेजर मिल सकते हैं। तो मैं अपना आखिर ये टास्क करता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए वांग डिसाइड करता है कि वो उस डीमन के पास जाएगा और उसके साथ वो जेड वाली जगह पर जाने के लिए रेडी था, क्योंकि वांग को जो पसंद आई थी चीज वो थी उस कॉफिन के ऊपर रखी हुई 3 स्वॉर्ड। वो कहता है कि 3 स्वॉर्ड मेरी अगर वो मेरे पास आ जाए ना तो आगे के टाइम पे वो मेरे बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि तीनों एकदम हाई लेवल की डिवाइन स्वॉर्ड थी। तो वांग एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास आता है, उसको एक्टिवेट करता है और यहाँ से वो डीमन के पास जाने लग गया था। साथ ही साथ वो भी कहता है कि अगर जल्द से जल्द मैं अपना इनफैंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूं तो उसके बाद मैं सीतुनान को वापस से जगा सकता हूँ। आगे के सफर वो हमेशा मेरा साथ देंगे। उसी के साथ साथ मैं ली मुवान से भी मिलने के लिए जाऊंगा जो काफी टाइम से मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद वांग वो जेड निकालता है जो कि डीमन ने उसको दिया था और जेड की मदद से वो सीधा उसी जगह पे पहुंचने लग जाता है जहाँ पर अभी डीमन होगा। दूसरी तरफ हम डीमन को देखते हैं जो अपनी जगह वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास बैठकर ही वांग के आने का इंतजार कर रहा था। उसे पक्का यकीन था कि वांग तो पर आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर वांग नहीं आता बल्कि आती है रेड बटरफ्लाई, क्योंकि वांग अभी पहुंचा ही नहीं था। उससे पहले रेड बटरफ्लाई आ गई और मजे की बात जो डीमन ने दूसरे बंदे को कहा था ना कि वांग से कि एक और बंदा है जो के साथ शामिल होगा, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई ही होने वाली थी। रेड बटरफ्लाई अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन की तरफ ही बढ़ने लग गई थी, जिस वजह से तो पूरी जगह ही बिल्कुल जम जाती है। वो डीमन रेड बटरफ्लाई से कहता है कि अरे वाह रेड बटरफ्लाई तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई हो, मेरी फ्रेंड तुम्हारा वेलकम है। मैं काफी टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगी और हम यहाँ से उस जेड वाली जगह पर जाएंगे। रेड बटरफ्लाई कहती है कि देखो तुमने जो मुझे जेड दिखाया ना मैं उसी की वजह से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा बताया हुआ गलत हुआ तो मैं तुम्हें ऐसे कुत्तों की मौत मारूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे तो तुमने बुला लिया ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। वो डीमन कहता है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे एंसेस्टर पे पूरा भरोसा है, जो भी उन्होंने जेड के अंदर रिकॉर्ड किया है वो 110% सच है। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जगह एग्जिस्ट ना करती हो। हमारी फैमिली में ही सिखाया गया कि कभी किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता, तो मैं तुमसे कैसे धोखा दे सकता हूँ। ये हमारी फैमिली के रूल के खिलाफ होता है और मैं अपने रूल के खिलाफ कभी नहीं जाता। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ का नहीं किया जाएगा। रेड बटरफ्लाई कहती है कि ठीक है मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है, लेकिन अगर वो जगह सही में एग्जिस्ट करती हुई और हम वहाँ पर सही सलामत पहुंचे तो वो जो कॉफिन रखा हुआ है ना वो कॉफिन मेरा होगा। इसके अलावा अगर तुम कुछ दूसरी चीज देते हो तो मैं रेडी नहीं होंगी। कॉफिन देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है कि बड़ी गुस्से वाली लड़की है। वो उससे कहता है कि देखो मैं अभी तुम्हें एकदम 100% श्योर होकर नहीं कह सकता, क्योंकि एक और बंदा है जो यहाँ पर आ रहा है, अगर उसे भी कॉफिन चाहिए होगा तो फिर तुम्हें और उसको आपस में डील करनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तीनों अपनी जान पे खेल के वहाँ जा रहे हैं तो तीनों का हिस्सा तो बराबर ही होना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वादा मैंने तुमसे किया है वही वादा मैंने उस बंदे से भी किया है कि अगर वो मेरी मदद करता है तो मैं उसकी मांगी हुई चीज उसको दे दूंगा। रेड बटरफ्लाई कहती है तो ठीक है मुझे बताओ कि वो बंदा है कौन जो यहाँ पर आने वाला है। तभी वहाँ का जो पोर्टल होता है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। वो डीमन वहाँ पर रेड बटरफ्लाई से कहता है कि देखो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बंदा खुद यहाँ पर तुम्हारे सामने आ रहा है। रेड बटरफ्लाई जैसे ही यहाँ पर वांग को देखती है वो एकदम हैरान रह जाती है कि क्या ये यहाँ पर आएगा, मैं इसका साथ नहीं देने वाली। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वांग की पर जान ले सके, क्योंकि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वांग को एक टीम में शामिल करना उससे बर्दाश्त नहीं होगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।